ओके, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपको ऑडियो तो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। आई एम ऑडिबल? इफ आई एम ऑडिबल प्लीज कमेंट, और इफ आई एम नॉट ऑडिबल also comment. Okay, so let's start with the new topic or new series, that is political ideology. तो आज से हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी करने जा रहे हैं। ये ऑप्शनल का सब्जेक्ट है। जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उसका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, तो उसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो क्या होती है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, हम शुरू से लेके अंत तक करेंगे। ये मैं आपको कंसाइज वे में नोट्स के थ्रू मैं आपको बिल्कुल कंसाइज वे में मटेरियल आपको दे रहा हूँ, और बहुत अच्छी तरीके से आपको मैं इसको समझाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल जो है क्लियर हो जाए। आज के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इन सभी आइडियोलॉजी में जो आप इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये भी देखो। अभी मैं बता दूं, ये सीरीज अभी स्टार्ट किया मैंने, तो ये पहला वीडियो है। ऐसी और भी कई सारी वीडियो आती रहेगी। मैं आपका पूरा जो पॉलिटिकल PSIR है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, उसका सारा सिलेबस मैं आपको कवर करूंगा। बस आपका रिस्पॉन्स बेहतर होना चाहिए। मुझे लगेगा कि हाँ, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं अपना टाइम यहाँ पे डिवोट कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है किसी न किसी पर्पस के माध्यम से कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो फिलहाल फिर कभी बात करेंगे उस पर्पस के ऊपर। ठीक है, अभी हम इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो हम क्या क्या करने वाले हैं इसमें देख सकते हो। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी राजनीतिक विचारधारा बोलते हैं इसको। तो इसमें संकल्पना किसके बारे में जानेंगे। ओके, संकल्पना जानेंगे, उदारवाद जानेंगे, नव उदारवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, मार्क्सवाद क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है, ओके, फासीवाद क्या होता है, नव मार्क्सवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद क्या होता है, ओके, गांधीवाद क्या होता है। ठीक है, नारी उदारवाद, रूढ़िवाद, आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद या प्रत्ययवाद भी बोलते हैं इसको, यथार्थवाद, प्रजातिवाद, नस्लवाद भी इसको बोलते हैं, या रेसिज्म इंग्लिश में, सत्तावाद या ऑथोरिटेरियनिज्म। ठीक है, ऑथोरिटेरियनिज्म। विसर्वाधिकारवाद क्या होता है, टोटलिटेरियनिज्म, अराजकतावाद किसे कहते हैं। इन सभी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे एक एक करके कंसाइज वे में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी संकल्पना के ऊपर बात कर लेते हैं। तो राजनीतिक विचारधारा है क्या। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत विचारधारा का विश्लेषण दो स्तरों पर किया जाता है। ठीक है, विचारधारा का मतलब एक ऐसी धारा जो विचारों से जुड़ी हुई है। ठीक है, विचारों की धारा। ठीक है, उसमें कई सारी विचारधारा है, उसी को विचारधारा बोला गया है। उसमें किसी एक की विचारधारा नहीं, बहुत सारी की विचारधारा है। ठीक है, जिसपे कई लोग सहमत हैं, कई लोग नहीं है, तो एक्चुअली में उसे ही विचारधारा बोलते हैं। ठीक है, जिसको कई जो विचारक हैं या कोई नेता या कोई भी आम इंसान अपनी उस विचारधारा को दूसरों को समझाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर विश्वास दिलाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसी में हम वही चीज जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे विचारक हैं जो अपनी आइडियोलॉजी को जनता के समक्ष रखता है और उस पे विश्वास, उस विचारधारा को जनता को समझा करके उस पे विश्वास दिलाना चाहता है। तो इसमें हम जानेंगे। तो राजनीतिक सिद्धांत, जिसको पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, के अंतर्गत विचारधारा का विश्लेषण दो स्तरों पर किया जाता है। एक तो ऐसा है स्तर कि ऐसे विचारों का समुच्चय जिनमें कोई समूह आस्था और विश्वास रखता है। इतना पढ़ दिया आपने। इसका क्या मतलब है कि कई सारे विचारों का समुच्चय है, समूह है, जिनमें कोई समूह हो सकता है, कोई एक व्यक्ति हो सकता है जो आस्था और उसमें विश्वास रखता है। ओके, क्लियर। तो पहला जो स्तर है उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, इस तरह की विचारधारा आपने देखी होगी, पढ़ी होगी। तो उदारवाद को मानने वाले कौन कौन से विचारक है, जॉन लॉक, मैकियावेली, समाजवाद को लेनिन, स्टालिन, साम्यवाद को मार्क्स, कार्ल मार्क्स जिसको बोलते हैं। फिर दूसरा स्तर है विचारों का विज्ञान बोला जाता है इसको, जिनमें यह पता लगाते हैं कि विचारों और विश्वासों का निर्माण कैसे होता है। विचारों और विश्वासों का निर्माण कैसे होता है, ये इसमें पता लगाने की कोशिश की जाती है। ओके, विचारों का विज्ञान यानी इसको वैज्ञानिक रूप देने की कोशिश की जाती है, जैसे कार्ल मार्क्स ने दिया।
इसको वैज्ञानिक स्वरूप देने की कोशिश की गई और भी कई सारे विचारकों ने इसको वैज्ञानिक स्वरूप देने की कोशिश की गई। तो उसमें हम विकृतियां यानी डिस्टोर्शन कैसे पैदा होती है पता लगाते हैं, इन विकृतियों से बचाव कैसे किया जा सकता है तथा सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की संभावनाएं क्या है। तो इसीलिए इसको इन सब चीजों को तलाश करके एक वैज्ञानिक स्वरूप इसको दिया जाता है। इसको वैज्ञानिक स्वरूप, हालांकि अभी तक कोई इसका वैज्ञानिक स्वरूप नहीं दिया गया है, हालांकि पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, लेकिन इसमें कई सारे मत हैं, मतभेद भी है, विचार हैं, विचारधाराएं भी है। ओके, जैसे विज्ञान में जैसे नींबू पानी बनता है तो बनता है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई एक मत सिद्धांत नहीं है कि सभी उसको माने। तो विभिन्न विचारधारा हैं, विभिन्न उसके लोग मानने वाले हैं, विभिन्न उसके लोग विश्वास करने वाले हैं, विभिन्न उसके लोग अनुसरण करने वाले हैं। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक विचारधारा के समर्थक उसकी पुष्टि के लिए कुछ सिद्धांत और तर्क अवश्य प्रस्तुत करते हैं, यानी गढ़ते हैं कुछ लोग। प्रत्येक विचारधारा के समर्थक और उसकी पुष्टि के लिए कुछ सिद्धांत और तर्क है, कोई ना कोई उसको गढ़ेगा ताकि लोगों को विश्वास आ जाए। कुछ सिद्धांत और तर्क देगा, आर्गुमेंट्स देगा, तभी तो लोग विश्वास करेंगे, वरना क्यों करेंगे। तो इसलिए उसमें तर्क दिए जाते हैं और कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है कि समर्थक, हाइलाइटर ले लेता हूं मैं ताकि आपको इजीली समझ में। तो समर्थक दूसरे के मन में उसके प्रति आस्था और विश्वास पैदा करने का प्रयत्न करता है। देखो वही बात कह रहे हैं कि समर्थक जो है, जो इसको मानने वाला है, वो दूसरे के मन में उसके प्रति आस्था और विश्वास पैदा करने का प्रयत्न करता है। ओके, जैसे अगर मान लो मैं किसी विचारधारा को मानता हूं, चलो मैं मान लो कि समाजवाद को मानता हूं, अगर मैं इसको मानता हूं तो मैं दूसरों को विश्वास दिलाने की कोशिश करूंगा कि ये समाजवाद जो विचारधारा है ये बेहतर विचारधारा है। इसको कई सारे तर्क दूंगा, आर्गुमेंट्स दूंगा, कुछ सिद्धांत उसके सामने रखूंगा कि समाजवाद ये होता है, साम्यवाद ये होता है, इसमें जनता का ये है, इसमें समानता की बात की जाती है। तो ऐसे ऐसे तमाम तर्क मैं दूंगा, ठीक है, सिद्धांत प्रस्तुत करूंगा ताकि लोगों को विश्वास आ जाए, उसमें एक आस्था पैदा हो जाए उसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन्हीं विचारधाराओं के माध्यम से समर्थक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन को उचित या अनुचित रहता है। अगर किसी विचारधारा से कोई भी व्यक्ति जुड़ गया, नहीं उसका समर्थक बन गया, ठीक है, तो उसी विचारधारा के अनुसार किसी भी संगठन को, ठीक है, या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संगठन को उचित या अनुचित रहता है। भारत में देख लो कि कौन कौन से संगठन है। कांग्रेस की विचारधारा कुछ अलग है, बीजेपी की विचारधारा कुछ अलग है, उसके मानने वाले समर्थक बीजेपी के अलग हैं, कांग्रेस के अलग हैं, दोनों में मतभेद रहता है। तो यही विचारधारा है। ओके, तो उसको मानने एक मत नहीं है, इसलिए इसको वैज्ञानिक स्वरूप देने की कोशिश तो की जाती है, पर एक्चुअली में वैज्ञानिक रूप इसमें मतलब कम है। वैज्ञानिक रूप प्रदान करने की संभावना इसमें कम है क्योंकि कई सारे मतभेद है इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। विचारधारा विश्वास का विषय है। विचारधारा क्या है? विश्वास का विषय है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। अगर मान लो कि मैं किसी विचारधारा को मानता हूं, समाजवाद, पूंजीवाद, किसी को भी मानता हूं, तो इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अगर मान लो कि मैं समाजवादी विचारधारा को मानता हूं, दूसरा नहीं मानेगा। तो जब एक मत हुए ही नहीं तो कैसे हम उसको वैज्ञानिक स्वरूप दे सकते हैं, है ना। जैसे मान लो कि हम पानी को उबालते हैं तो 100 डिग्री पे उबलने लगता है, सभी मानते हैं। सूरज जो है वो भारत में पूरब से उगता और पश्चिम में डूबता है, सभी मानते हैं, ठीक है। जो ये पृथ्वी है या सभी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर घूमते, एक मत है, इसलिए इसको वैज्ञानिक स्वरूप दिया जा सकता है, लेकिन इसको नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसमें कई सारी विचारधारा हैं और एक मत नहीं है। विभिन्न विचारधाराएं, विभिन्न आस्थाएं, विभिन्न विश्वास। ओके, तो इसलिए इसको वैज्ञानिक आधार नहीं दिया जा सकता या नहीं होता इसका विचारधारा का। ओके, कि कोई मान ले कि नहीं यही सच है, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी विचारधारा के अनुयायी उसे अपने आप में सत्य मानकर उसका अनुसरण करता है। कोई भी फॉलोअर है किसी विचारधारा के अनुयायी उसे अपने आप में
सत्य मानकर उसका अनुसरण करता है, उसे लगता है कि यही सत्य है, यही सच है, तथा सत्यापन करने की कोशिश नहीं करते। उसका वो जैसे सॉरी ऑफेंड मत होना, जैसे भारत में कई लोगों को अंधभक्त बोला जाता है, क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ फॉलो करते हैं, उसको वेरीफाई नहीं करते, सत्यापन नहीं करते हैं कि जिस विचारधारा को फॉलो कर रहे बाकी में वो सही है या नहीं है, उसी को सच मान लेते हैं। ओके, तो ये कोई साइंस नहीं है कि सभी इस पर एक मत हो जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। भिन्न भिन्न समूह भिन्न भिन्न विचारधारा का समर्थन करते हैं। भिन्न भिन्न समूह भिन्न भिन्न विचारधारा का समर्थन करते हैं। भिन्न भिन्न समूह कुछ भी हो सकता है, कोई व्यापारिक समूह हो सकता है, कोई निजी समूह हो सकता है, कोई राजनीतिक समूह हो सकता है ना, दबाव समूह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो भिन्न भिन्न विचारधारा को समर्थन करते हैं, ओके, या कर सकते हैं, अतः उनमें मतभेद पैदा होना स्वाभाविक है, लाजमी है। ओके, अगर कोई विचारधारा का समर्थन करता है, भिन्न भिन्न समूह अगर किसी विचारधारा का समर्थन करते हैं तो आपस में मतभेद होना लाजमी है, स्वाभाविक है ना। जैसे मान लो कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की विचारधारा क्या है, अलग अलग है ना, तो इस तरह से मतभेद उत्पन्न होते हैं। ओके, इसी तरह से उदारवादी विचारधारा और दूसरा जो फंडामेंटलिज्म जो होता है, कट्टरवादी विचारधारा, एक मत नहीं होते। ओके, तो कोई भी समूह भिन्न भिन्न विचारधारा का समर्थन करता है तो उनमें मतभेद होना स्वाभाविक है, लाजमी है। ओके, यही कारण है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समर्थक विचारधारा को तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं उसके मानने वाले इन्हीं विभिन्न विचारधाराओं को तिरस्कार की दृष्टि से देखते कि नहीं, इसका वैज्ञानिक स्वरूप नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। जब लोग एक मत है ही नहीं, जैसे भारत में धर्मनिरपेक्ष कुछ और चलता है और पश्चिम देशों में कुछ और चलता है, एक मत नहीं है, तो कैसे इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया जा सकता है? ठीक है, कुछ लोग लोकतंत्र को अच्छा मानते, कुछ लोग नहीं मानते, कैसे इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया जा सकता है? विभिन्न विचारधारा, कुछ समाजवाद को अच्छा मानते, कुछ पूंजीवाद को अच्छा मानते, कुछ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अच्छा मानते, तो एक मत नहीं है ना, इसलिए इसको वैज्ञानिक आधार नहीं दिया जा सकता। तो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समर्थक है, जो वैज्ञानिक है, उसको इस इन विचारधाराओं को तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। ओके, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन सी विचारधारा हम पढ़ेंगे? तो विचारों का समुच्चय हमने क्या पढ़ा? विचारधारा होता है, विचारों का समुच्चय ही विचारधाराएं कहलाती है। ठीक है, इन समुच्चय में, इन विचारों के समुच्चय में कौन कौन सी विचारधाराएं आती है? तो उदारवाद आता है आपका, उदारवाद, साम्यवाद, समाजवाद, संविधानवाद, अराजकतावाद, सर्वाधिकारवाद, गांधीवाद, नारीवाद। ठीक है, अब इनका स्वरूप कैसा होता है विचारों का? देखो, स्वीकृति और मान्यता इसकी होती है तभी विचारधारा समाज में चल रही है, कोई भी विचारधारा। ओके, तो इसकी स्वीकृति मान्यता होती है, इसमें आस्था और विश्वास भी होता है इन विचारधाराओं में। सत्यापन इसका नहीं होता है। ओके, इसका सत्यापन क्या होता है? नहीं होता है। ओके, इसका सत्यापन क्या होता है? नहीं होता है। विचारों में भिन्नताएं होती है। जब भिन्नताएं होगी विचारों में, लोग अलग अलग विचारों को अपनाएंगे, मानेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, तो मतभेद होना स्वाभाविक है। तो मतभेद तो होगा ही होगा भैया। ठीक है, इससे रोका नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए भारत में, एक मिनट में इसको साइलेंट कर लेता हूँ, फोन को डिस्टर्ब कर रहा है। सॉरी फॉर वेटिंग। और इसका वैज्ञानिक आधार भी नहीं होता। ओके, तो सत्यापन इसका नहीं होता, वैज्ञानिक आधार नहीं होता, यानी यही सर्वमान्य
सत्य नहीं है जो किसी विचारधारा को मान रहा है। ठीक है, तो समझदार इंसान वही है कि किसी विचारधारा को फॉलो करे तो ठीक है, लेकिन उसको पूर्ण रूप से सत्य ना माने। बंद दिमाग का लक्षण इसमें देखने को मिलता है, यानी लोग इसका अंधा अनुसरण कर रहे हैं तो कर रहे हैं, जिसको अंधा भक्त बोला जाता है, उसको वेरीफाई कर ही नहीं रहे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको सत्यापित कर ही नहीं रहे। और फिर इसमें कार्यवाही की प्रवृत्ति भी देखी जाती है। ठीक है, अगर कार्यवाही की प्रवृत्ति जैसे कि आपस में टकरा गए, मतभेद हो गए, तो जाहिर सी बात है कुछ हिंसक हो गया तो जाहिर सी बात उसमें कार्रवाई की प्रवृत्ति भी देखी जाएगी। और उसको नहीं, अगर कोई सरकार उसको मान रही है और उस विचारधारा के खिलाफ जाती है तो हो सकता है उसके ऊपर कार्रवाई कर दे, है ना। आगे बढ़ते हैं। विचारों का विज्ञान, विचारों का विज्ञान किसे कहा जाएगा? अगर इसको विचारधारा को विचारों का अगर विज्ञान कहा जाए तो क्या क्या होना चाहिए उसमें? विश्वस्त ज्ञान की तलाश हमें करनी चाहिए। ओके, विश्वस्त ज्ञान की हमें तलाश करनी चाहिए। खुले दिमाग का लक्षण इसमें होना चाहिए, यानी हर कोई इसको सत्यापित करे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। सत्य की जिज्ञासा व प्रवृत्ति होनी चाहिए, इसमें सत्यापित करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ बने रहना, बिल्कुल दम कंसेप्ट दम क्लियर कर दूंगा। जो भी अवधारणाएं हैं ये विचारधाराओं की, जो भी आपको परेशान कर रहे थे अभी तक, ये सारे आपके क्लियर होने वाले हैं आज। ये शॉर्ट्स नोट्स हैं, आगे जाकर के इसके बारे में एक एक करके डिटेल मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। उदारवाद, इसको हाईलाइट कर लेते हैं स्पेशली, थोड़ा दूसरा ले लेते हैं हाईलाइटर, ये ले लेते हैं पिंक और गर्ल। ठीक है, उदारवाद, इसके बारे में हम शॉर्ट तरीके से पढ़ते हैं कंसाइज वे में, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो उदारवाद, इसके कौन कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं? देखो, उदारवाद एक विचारधारा है। ओके, इसके मानने वाले कई हैं इस दुनिया में, विचारक भी कई है, यानी समर्थक जिसको बोलेंगे। ठीक है, जैसे जॉन लॉक, पहले इसके जान लेते हैं कि इसके समर्थक कौन है। जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जर्मी बेंथम, जेएस मिल, टीएच ग्रीन, एच.जे. लास्की। तो जो बिल्कुल नए हैं वो ज्यादा घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये चीज क्या है, कौन है, मैं तो पहली बार इसका नाम सुन रहा हूँ। आगे जाके सब क्लियर होने वाला है। जॉन लॉक कौन है? उदारवाद का जनक इसको बोला जाता है। ओके, तो ये जो कीवर्ड है उदारवाद के, देखते हैं। इसके समर्थक हमने देख लिया, अब इसको उदारवाद के जो की पॉइंट है, ठीक है, जो कंसाइज वे में आपको बनाई है, देख लो। पहला जो है, मनुष्य विवेकशील प्राणी है। ये किसको मानते हैं कि मनुष्य जो है वो विवेकशील प्राणी है। ओके, मनुष्य जो है वो विवेकशील, कोई दिक्कत हो नहीं लगा, मनुष्य जो है कोई विवेकशील प्राणी है। इसको मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानता है उदारवाद, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ज्यादा बल देता है। ओके, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर क्या करता है? ज्यादा बल देता है। और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, यानी व्यक्तिवाद से निकला हुआ है, उसका समर्थन करते हैं व्यक्तिवाद का उदारवाद। और ये नैतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता कोई लोग मानते हैं, ठीक है, व्यक्तिवाद को फॉलो करते हैं, तो ये नैतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो उदारवाद में नैतिक दृष्टिकोण भी जुड़ा हुआ होता है, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता में झलकता है। ओके, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब जानते ही हूं कि मैं चाहे ये पहनूं, बाल ऐसे रखूं, जीन्स पहनूं, टॉप पहनूं, ठीक है, लिविंग रिलेशन में रहूं, मेरी मर्जी, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। ओके, आगे लोकतंत्र के समर्थक होते हैं, कानून प्रशासन में विश्वास करते हैं, शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास करते हैं। ये कोई क्रांति की बात नहीं करते हैं, जो कि आगे जाकर के हम साम्यवाद में देखेंगे, जो कार्ल मार्क्स बोलता है कि अगर अपना हक पाना है, समाज में समानता लाना है, आर्थिक समानता लाना है, तो हमें
क्रांति की जरूरत करनी पड़ेगी, ठीक है, संघर्ष करना पड़ेगा, हिंसात्मक क्रांति करनी पड़ेगी। तो ये उसको नहीं मानते हैं। फाइन, शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास करते कि आओ बैठ जाते हैं, जो भी मसले हैं उसको हल कर लेते हैं। तो अच्छा तरीका है ये, इसलिए ज्यादा पनपा उदारवाद, क्योंकि इसमें हिंसा कम है और उदारवाद को मानने वाले देश कई सारे हैं। इसमें विचार विमर्श किया जाता है। ओके, विचार विमर्श, विमर्शी लोकतंत्र के बारे में भी सुना होगा, वो भी आपको कराऊंगा मैं। विमर्शी लोकतंत्र में वही होता है कि जो भी मसले हैं, जो भी पॉलिसी बना रहे हैं, उसको तर्क वितर्क करके, विमर्श करके हम एक बेहतर पॉलिसी बना सकते हैं, नीति का निर्माण कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। उदारवाद और क्या मानते हैं और किसमें विश्वास करते हैं? सकारात्मक राज्य में ही विश्वास करते हैं। सकारात्मक राज्य किसे कहा जाता है? वो शायद कई लोग को पहली बार सुन रहे होंगे। सकारात्मक राज्य को ही कल्याणकारी राज्य की संज्ञा दी गई है। कल्याणकारी राज्य, जो कि भारत एक कल्याणकारी राज्य की ओर अग्रसर है या अनुसरण करता है। ओके, सीमित सरकार में विश्वास करते हैं। सीमित सरकार या सीमित राज्य में ये विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा सरकार का हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि ये पूंजीवाद को मानते हैं। पूंजीवाद को मानते हैं ये लोग, उदारवाद को मानने वाले, और निजी संपत्ति को ये लोग बढ़ावा देते हैं। इसलिए सरकार को सीमित रखना चाहते हैं ताकि वो हमारे जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं उसके मामलों में हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, हस्तक्षेप की नीति यानी लेजेस फेयर की नीति को ये अपनाते हैं। लेजेस फेयर का अनुसरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। हस्तक्षेप की नीति यानी हस्तक्षेप की नीति यानी सीमित सरकार का ही अनुसरण करना है। इसका मतलब हस्तक्षेप की नीति का मतलब, तो ये आर्थिक दृष्टिकोण हो गया। हस्तक्षेप की नीति क्या हो गया? एक आर्थिक दृष्टिकोण को ये प्रदर्शित करता है। ओके, ये आर्थिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। हस्तक्षेप यानी सरकार ज्यादा हस्तक्षेप ना करे निजी कंपनियों में, जो कि पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा। तो जब बढ़ावा मिलेगा तो जाहिर सी बात वो अपने अनुसार ही वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, और उन वस्तुओं की जो कीमत होगी, जो उत्पादन होगा, वो बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होगा, यानी मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसके विरोधी कौन कौन है? उदारवाद के विरोधी कौन कौन है या कौन इसके विरुद्ध है? वणिकवाद, जिसको मर्केंटलिज्म बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगा क्या होता है। रूढ़िवाद, रूढ़िवाद इसके विरोधी है। ठीक है, सामूहिक हित, सामूहिक हित की बात नहीं करते हैं, ये व्यक्तिगत हित की बात करते हैं, सब हित की बात करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं। अध्यात्मवाद को ये नहीं मानते हैं। उदारवाद, भौतिकवाद को ये ज्यादा बढ़ावा देते हैं। जैसे देखो कि पश्चिम देशों में उदारवाद ज्यादा है, तो वहां पर भौतिकवाद भी ज्यादा है। भौतिकवाद यानी वस्तु को उत्पादन किया, मास प्रोडक्शन किया जा रहा है, चाहे कपड़े हो, जूते हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, मास प्रोडक्शन किया जा रहा है, कार्स हो, है ना, उनका मास प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसका ज्यादा उपभोग करते हैं। ये उपभोक्तावाद की ओर बढ़ रहे हैं और ये अति उपभोक्तावाद का कारण भी बन रहे हैं, जो कि एक अलग टॉपिक है। अति उपभोक्तावाद, जो कि एक समाज के लिए, दुनिया के लिए नुकसान है, पर्यावरण की दृष्टि से काफी ज्यादा हानिकारक है अति उपभोक्तावाद। ओके, तो अध्यात्मवाद को नहीं मानते हैं, जो कि जो एशिया के देश है, वो जैसे भारत, खासकर भारत अध्यात्मवाद को मानता है। ओके, तो इसलिए वहां पे भौतिकवाद कम देखने को मिलता है। जहां पे अध्यात्मवाद को माना जाएगा वहां पे भौतिकवाद कम देखने को मिलता है। सामूहिक हित की बात करता है भारत, ना कि व्यक्तिगत हित को। अब ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत हित को बिल्कुल नकार देता भारत, व्यक्तिगत हित की तो बात करता ही है, लेकिन साथ ही साथ सामूहिक हित की बात करता है। तो हमारा उदारवाद सामूहिक हित पर टिका हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट में मेरे को जरूर बताते जाएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को, उस कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूं। ओके, अब अंतर जानते उदारवाद और नव उदारवाद में क्या होता है। देखो, उदारवाद नव उदारवाद में इतना कुछ ज्यादा मेन डिफरेंस नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो उसको जान लेते हैं। उदारवाद जो होता है वो कल्याणकारी राज्य को आर्थिक विकास में बाधक नहीं मानते हैं, जबकि ये नव उदारवाद मानते हैं। तो कल्याणकारी राज्य जो है उदारवाद मानते हैं,
उसमें आर्थिक विकास में बाधक नहीं मानते, लेकिन ये कल्याणकारी राज्य को आर्थिक विकास में बाधक मानते नव उदारवाद। अब नव उदारवाद की ओर जो उदारवादी देश हैं वो अग्रसर हो रहे हैं। अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया। रोलिंग बैक द स्टेट, रोलिंग बैक टू द स्टेट, इसका क्या मतलब हुआ कि ये वापस स्टेट की भूमिका में जाना चाहते हैं। तो उसको ये सही मानते हैं या नहीं मानते हैं? रोलिंग बैक द स्टेट ये मानते हैं नव उदारवाद। रोलिंग बैक द स्टेट, तो स्टेट की भूमिका जो पहले की रही वो इसको मानते हैं, ठीक है, और ये नहीं मानते हैं, ठीक है। रोलिंग बैक द स्टेट। भारी कर, भारी कर के समर्थक है उदारवाद, और नव उदारवाद भारी कर के समर्थक नहीं है। ये नहीं चाहते कि अमीरों पर ज्यादा ये कर लगाए, भारी कर लगाए, ठीक है, प्रगतिशील कर लगाए, ठीक है, जो कि जोन लोग के विचारों में देखा जाता है। राज्य का हस्तक्षेप ये न्यूनतम से न्यूनतम रखना चाहते हैं, जबकि ये राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए लेकिन सीमित तरीके से होना चाहिए, और ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं, चाहते नाम मात्र का चाहते हैं, ठीक है। ये मानते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप होगा तो प्रशासनिक अकुशलता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इसलिए ये नहीं चाहते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप ज्यादा से ज्यादा हो। ये लेजेस फेयर की नीति अपनाने की अग्रसर ज्यादा है, ठीक है। ये तीसरी दुनिया में अनुभव देखा जा सकता है इसको, प्रशासनिक अकुशलता और भ्रष्टाचार कितना पनप रहा है ज्यादा, कि जैसे भारत में देखो कितना भ्रष्टाचार है, क्योंकि यहाँ पे राज्य का हस्तक्षेप तमाम जगह पे ज्यादा है, ठीक है। राज्य का हस्तक्षेप विभिन्न क्षेत्रों में ज्यादा है, चाहे वो वस्तु का उत्पादन हो, है कहीं ना कहीं पर है, वस्तु का उत्पादन हो, या तुम्हें कोई इंडस्ट्री खोल लियो तो राज्य से परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। और भी हर तरह की इंडस्ट्री आप स्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है कि राज्य का हस्तक्षेप भारत में ज्यादा है, इसलिए वहां पे प्रशासनिक अकुशलता देखी जाती है, भ्रष्टाचार देखा जाता है, ठीक है। ट्रेनिंग की कमी देखी जाती है, विभिन्न सरकारी जो भी कर्मचारी हैं उनमें, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते हैं। अपर लेवल के तो करते हैं लेकिन लोअर लेवल के तो बिल्कुल काम नहीं करना चाहते, आराम से बैठकर जॉब का, कार्य का एंजॉयमेंट लेते हैं और पैसा अपने आप आता रहता है, ठीक है। अगर देखा ही होगा भारत का हाल कि कोई भी काम, अधिकतर काम बिना पैसों के नहीं होता है। वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसे लेकर के, मतलब गरीबों से पैसे लेकर के काम को किया जाए, ठीक है, ताकि वो अपना अपना आर्थिक लाभ देखते हैं ज्यादा ज्यादा, वो जनता की सेवा ना देख करके आर्थिक लाभ में ज्यादा तब्दील हो रही। तो इससे प्रशासनिक अकुशलता बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो इसीलिए नव उदारवाद की ओर जो पश्चिमी देश है वो अग्रसर हो रहे हैं कि राज्य का हस्तक्षेप कम किया जाए, ओके। सरकारी जॉब भी हम क्यों चाहते हैं? जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी उसमें ज्यादा है, बेनिफिट ज्यादा है, पावर है, ओके। तो भ्रष्टाचार करना चाहे कोई तो कर ही सकता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ओके। अब समर्थक देखते हैं कौन कौन है इसके नव उदारवाद के। नव उदारवाद, उदारवाद के देखते हैं पहले। उदारवाद के समर्थक है जॉन लॉक, जर्मी बेंथम, एडम स्मिथ। और नव उदारवाद के कौन है? एफ ए हायक, एफ ए हायक। ये इसके 1899 पैदा हुए, 1992 तक जीवित रहे, 1992 तक ये जीवित रहे। फिर आइजिया बर्लिन, ये भी नव उदारवाद के समर्थक हैं। मिल्टन फ्रीडमैन, ये भी समर्थक हैं नव उदारवाद के। रॉबर्ट नोजिक, ये नव उदारवाद के समर्थक हैं। तो आप मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे तो इनके जो भी कोटेशन है नव उदारवाद में आप कोट करेंगे, खासकर ऑप्शनल में, ना कि मैं मेंस के जो पेपर होता है उसमें कह रहा हूं, ओके। नव उदारवाद
1980 के दशक में उत्पन्न हुआ, जो राज्य के हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के पक्षधर। तो नव उदारवाद कहां से पनपा? 1980 के दशक में, ठीक है, जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था और जो समाजवाद पतन की ओर, जो साम्यवाद था वो पतन की ओर अग्रसर हो रहा था, तो उस समय नव उदारवाद की अवधारणाएं सामने आई, क्योंकि समाजवाद में देखा गया कि कई भ्रष्टाचार, मतलब बहुत बड़े लेवल में भ्रष्टाचार उसमें देखने को मिला। ओके, तो वही कारण रहा, प्रशासनिक कुशलता, हर देशों की जो हितों का वो संरक्षण नहीं किया गया, इसी वजह से पतन की ओर अग्रसर हो गया यूएसएसआर, जो साम्यवादी विचारधारा पे टिका हुआ था 1991 तक। ओके, उसके बाद उसका पतन हो गया। तो समकालीन विश्व में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण ये बढ़ रहा है। समकालीन विश्व कैसा है? उदारीकरण है, इसमें निजीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, भूमंडलीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। यानी विश्व क्या हो रहा है? भूमंडलीकरण का मतलब कि विश्व एक हो रहा है और आपस में एक दूसरे जुड़ रहे हैं, आर्थिक व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, और तमाम विचारधाराओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, हस्तांतरण कर रहे हैं, विचारों का, टेक्नोलॉजी का, ओके, इन सब चीजों का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब रूढ़िवाद किसे कहा जाता है? जैसे आम भाषा में तो आप जानते हैं कि रूढ़िवाद जो कट्टर विचारधारा रखता हो, जो टिका हुआ हो, ठीक है, उसी को एकदम सर्वसत्य मान लेता है, उसमें कुछ भी तब्दीली नहीं करना चाहता, आम भाषा में इसको मानते हैं। इसमें क्या है, इसके समर्थक कौन है ये देख लेते हैं। रूढ़िवाद के डेविड ह्यूम, जिसको कंजर्वेटिव बोलते हैं, एडमंड वर्क, माइकल ऑक्सफोर्ड, ठीक है। अब इसके कीवर्ड्स क्या है रूढ़िवाद के? पुरातन या चिरकालिक सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक व्यवस्था का समुच्चय होता है। जो प्राचीन समय से चली आ रही है, पुरानी व्यवस्था चली है, पुरातन व्यवस्था चली आ रही है, चिरकालिक व्यवस्था, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक व्यवस्था चली आ रही है, उसी को ये लोग फॉलो करते हैं, उसी में विश्वास करते हैं, उस तब्दीली नहीं करना चाहते हैं, उसी को ही रूढ़िवाद बोला जाता है। जो पुरातन पद्धति पर टिका हुआ जो देश, ठीक है, राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो या नैतिक व्यवस्था हो, पुराने आजमाए हुए विचारों व संस्थाओं को कायम रखना चाहते हैं। जो भी पुराने विचार हैं, ठीक है, आजमाए हुए विचार हैं, लागू किए गए विचार हैं, उसको ही कायम रखना चाहते हैं अभी तक, ठीक है। भारत में देख सकते हो पुरानी जो परंपरा रही है मनुवाद की, तो उसको भी कायम करने पे कहीं ना कहीं से समर्थक उठ रहे हैं, तो वहां पे सवाल खड़े किए जाते हैं, ठीक है। फिर 3 तलाक का मसला भी देख सकते हो आप। 3 तलाक भी क्या है? पुरानी जमाने की विचार है, विचारधारा है, ठीक है, तो उसका समर्थन अभी तक करना चाहते हैं। 3 तलाक ये वो त्वरित 3 तलाक है, 3 तलाक पूरी तरह से बैन नहीं हुआ है, ठीक है। त्वरित 3 तलाक, जो एक बार में तलाक 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 बोल दिया जाता, उसको प्रतिबंध किया गया है, बैन किया गया है। सबरीमाला महिला प्रवेश, तो देख सकते हो पहले तो इसमें महिलाओं को आज्ञा दे दी गई कि महिलाएं, हर तरह की महिलाएं इसमें जा करके पाठ पूजा कर सकती है। सबरीमाला महिला जो प्रवेश कर सकती है, चाहे मासिक धर्म से गुजर रही हो या नहीं गुजर रही हो, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, आगे जा करके सुप्रीम कोर्ट खुद बोलता है कि हमने गलती कर दी सबरीमाला में महिलाओं को प्रवेश करा के। ये फिर अलग राजनीतिक मसला है, क्या हुआ नहीं हुआ वो आगे पीछे की बात है, ठीक है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पुरातन रीति रिवाज को अपनाना चाहते हैं, ये अपनाए रखना चाहते हैं, कानून व संविधान को कायम रखने के समर्थक हैं। पुरातन रीति रिवाज, जो भी पुरातन कानून व संविधान है, उसको कायम रखना चाहते हैं। जैसे भारत में लोकतंत्र ना होता तो हो सकता था कि वही जो पुरातन व्यवस्था थी मनुवाद के ऊपर, है ना, ब्राह्मण व्यवस्था, वो कायम रहती। ओके, शरीयत कानून देख सकते हो कई देशों में शरीयत कानून अभी भी लागू है, तो पुरातन व्यवस्था है। ओके, इस्लामिक देशों में देख सकते हो शरीयत कानून अभी भी है,
इसमें कुछ तब्दीली नहीं करना चाहते हैं, वैसी की वैसी वो बनाए रखना चाहते हैं। जाति प्रथा भी क्या है, पुरातन रीति रिवाज है, उसको अभी तक बनाए रखा है भारत में। तो वो भी क्या है, पुरातन रीति रिवाज है, ठीक है, उसको अभी तक जारी रखा गया है। इसी को हम रूढ़िवाद की संज्ञा देते हैं। अब जानते हैं कि जो रूढ़िवाद होगा, जो कंजर्वेटिव होगा, वो आमूलचूल परिवर्तन या क्रांति वो बिल्कुल नहीं मानेगा। वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आमूलचूल परिवर्तन हो या क्रांति के जरिए ये जो हमारी जो भी पुरातन व्यवस्था है उसको नष्ट करके एक नई व्यवस्था लाई जाए, ठीक है। वो रेडिकल चेंज नहीं चाहते, वो रेडिकल चेंज नहीं चाहते। कौन? रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव। वह मूलचूल परिवर्तन नहीं चाहते, क्रांति नहीं चाहते हैं, रेडिकल चेंज नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पुरातन व्यवस्था को वो अपनाए रखना चाहते हैं। पंथ निरपेक्ष को ये नहीं मानते। पंथ निरपेक्ष यानी क्या, इसकी परिभाषा है भारत में अलग है और मतलब थोड़ी भी तब्दीली है भारत में, और पश्चिमी में अलग है। पश्चिमी में क्या, पंथ निरपेक्ष सॉरी, पंथ निरपेक्ष कहता है कि धर्म को राज्य से बिल्कुल अलग कर दो। न राज्य का धर्म में हस्तक्षेप होगा, न धर्म का राज्य में हस्तक्षेप होगा। ये पंथ निरपेक्ष की परिभाषा। निष्पक्ष रूप से अलगाव की स्थिति देखी जाती है राज्य का धर्म में, ठीक है, तो उसको पंथ निरपेक्ष बोले। तो रूढ़िवादी उसको नहीं मानेंगे। जाहिर सी बात है कि धर्म है तो उसमें हस्तक्षेप वहां की सरकार करेगी, तो उस व्यवस्था को ही अपनाए रखना चाहते हैं। इसलिए भारत में वो नकारात्मक, पश्चिमी देशों में नकारात्मक पंथ निरपेक्ष है, भारत में सकारात्मक पंथ निरपेक्ष है। तो वहां राज्य, पश्चिमी देशों में राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन भारत में राज्य जो है, सरकार जो है, वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करती है। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उसका अधिकारों का हनन हो रहा है, शांति व्यवस्था यानी जो लोक व्यवस्था है वो बिगड़ रही है, ठीक है, तो उस मामले में भारत में हस्तक्षेप किया जा सकता है धार्मिक मामलों में। इसलिए भारत का जो पंथ निरपेक्ष है वो सकारात्मक है। आई होप गाइस आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक। अगर हो रहा है तो कमेंट करते जाइए, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। आगे बढ़ते हैं। ये उदारवाद को भी नहीं मानते। जाहिर सी बात है कि रूढ़िवाद है तो ये सामूहिकता पे टिका होगा, सामूहिक हित की बात करेगा। ये उदारवाद की बात करेगा ही नहीं, क्योंकि उदारवाद विचार विमर्श करके कोई तब्दीली की बात करता है, तो तब्दीली के खिलाफ है, परिवर्तन के खिलाफ है। आमूलचूल परिवर्तन नहीं चाहते, क्रांति नहीं चाहते, ठीक है, तो इसलिए उदारवाद को नहीं मानते। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो इसमें होता ही नहीं, ठीक है, 0% भी नहीं होता देखा जाए तो। तमाम तर्क वितर्क दिए जाते हैं कि हाँ पुरातन व्यवस्था अच्छी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारी बेकार है, जो अच्छी उसको फॉलो करो, जो ऑब्सोल्यूट हो गई है, जो बेकार हो गई है तो उसको हटा दो, उसको अनफॉलो करो, ठीक है। ये नाम मात्र का परिवर्तन चाहते, सीमित परिवर्तन, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं चाहते, विशाल परिवर्तन नहीं चाहते, जैसे क्रांति, आमूलचूल परिवर्तन जिसको बोलते हैं, इसके मूल को ही हिलाकर रख दी। जहां वो पुरातन व्यवस्था टिकी हुई थी उसे बोलता है मूलचूल परिवर्तन। अब आ गई है दूसरी विचारधारा, समाजवाद। समाजवाद किसे कहते हैं? थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है तो टिके रहना अंत तक, ओके। अगर बोरियत लग रही हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, बाद में देख लेना, ओके। कंटिन्यूसली इतनी देर तक बैठा नहीं जाता है, कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। हालांकि मैं कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे आदत है, ओके। तो कोशिश करना कि बिल्कुल जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एज इट इज अपने दिमाग में उतार लेना। अभी कुछ अपनी तरफ से अलग तरीके से ना सोचना, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ उसको पूरी अच्छी तरीके से फॉलो करना, ठीक है। जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं या जिसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ओके। आगे बढ़ते हैं। समाजवाद किसे कहते हैं? यानी कैसी विचारधारा जो समाज के इर्द गिर्द घूमती है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे? समाजवाद, ठीक है, जो समाज के इर्द गिर्द घूमती है। अब इसके कीवर्ड्स क्या हैं ये देख लेते हैं।
आर्थिक व राजनीतिक सिद्धांत। इस वीडियो को बनाने के लिए खाना नहीं खाया अभी मैंने अभी तक, तो थोड़ा उसका असर हो रहा है। तो अभी वीडियो जल्दी खत्म करता फिर उसके बाद मैं करता हूँ। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। आर्थिक व राजनीतिक सिद्धांत है ये। समाजवाद क्या है? आर्थिक व राजनीतिक सिद्धांत है। उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व का नियंत्रण की बात करता है। सार्वजनिक स्वामित्व व नियंत्रण की बात करता है। उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व किसका हो? सभी का हो, समाज का हो, सार्वजनिक हो, और उस पर उसी का नियंत्रण भी हो। लेकिन उदारवाद में हमने क्या देखा था? उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व निजी व्यक्ति का भी हो सकता है, सरकार का भी हो सकता है, ठीक है, उसका नियंत्रण हो सकता है। तो वहां पे सार्वजनिक स्वामित्व की बात नहीं की जाती है इसमें, उदारवाद में। ओके, क्या राज्यों को ये मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं, लेकिन साम्यवाद नहीं मानता। आगे हम देखेंगे। समाजवाद जो है, जैसे रूस अभी वर्तमान में राज्य को मानता है। हम भी क्या है, दोनों का मिला जुला रूप है भारत, ठीक है। उदारवाद और समाजवाद का मिला जुला रूप है, इसलिए हम राज्य को मानते हैं। समानता व स्वतंत्रता पर बल। समानता व स्वतंत्रता पर बल देता है, सबसे ज्यादा समानता पर बल देता है समाजवाद, ठीक है। आर्थिक व राजनीतिक समानता और स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए? आर्थिक व राजनीतिक, ओके, तो इस पर बल देता है। अवसर की समता, अवसर की समता पर भी ये बल देता है, ओके, कि सभी को समान अवसर मिले कार्य करने के, ओके, क्षमता के अनुसार मिले, ऐसा भी इसमें कहा जाता है। व्यक्ति के बजाय सामूहिक या सामूहिकता पर जोर दिया जाता है। व्यक्ति के बजाय सामूहिकता पर जोर दिया जाता है, ठीक है। सामूहिकता यानी समूह की बात करता है, उस पर जोर देता है, सबको साथ लेकर के चलता है ये समाजवाद, ठीक है। ये नहीं कि व्यक्तिवाद अलग तरीके से सोच रहा है। अगर आपको यहाँ पे सोचना है तो समाज को लेकर के सोचना पड़ेगा, एक समूह को लेकर के सोचना पड़ेगा, ना कि किसी एक व्यक्ति को लेकर के, ठीक है। उत्पादन भी करना है तो समाज को लेकर के, ये है समाजवाद। ना कि उसमें उदारवाद में कि अगर कोई एप्पल का मोबाइल फोन बना रहा है, आईफोन बना रहा है, तो खास वर्ग के लिए होता है वो समाज के समूह को ध्यान में रख करके नहीं बनाया जाता है। जिसके पास पैसा होगा वही उसको खरीद पाएगा, ओके। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, सामूहिकता का ध्यान रखा जाता है, समूह को ध्यान में रख करके सोचा जाता है इसमें, ओके। फिर क्रांति, इसे थोड़ा देर में करेंगे। अब इसके समाजवाद किस किस के विरुद्ध है? पूंजीवाद के विरुद्ध होता है। हालांकि अब कुछ समाजवादी देश पूंजीवाद को अपना रहे हैं, जैसे चाइना और रशिया। अन्य विचारधाराओं, जो अन्य विचारधारा है उसके भी ये क्या होते हैं, खिलाफ होते हैं, कि समाज में और कोई विचारधारा नहीं समाजवाद के अलावा। उदारवाद का एक खंडन करते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ये नहीं मानते। अब हम देखते हैं कि समाजवाद के कुछ रूप है। विकासात्मक समाजवाद, जिसको लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहते हैं। इसके समर्थक कौन है? एडवर्ड बर्नस्टाइन, ठीक है, एडवर्ड बर्नस्टाइन, सिडनी वेब, बर्नार्ड शॉ, जी डी एच कोल, ठीक है। तो ये इसके समर्थक हैं, याद रखना। आगे जा करके इनके कोटेशंस आएंगे, इनके कथन आएंगे, वो हम इसको देखेंगे, याद करेंगे, ओके। क्योंकि इसको आंसर को बेहतर बनाने में इनके कोटेशन का बहुत बड़ा रोल होगा, ओके। फिर आगे देखते हैं। अच्छा, विकासात्मक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है ये आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। लोकतांत्रिक समाजवाद यानी लोकतंत्र से समाजवाद को जोड़ दिया, यानी कि ऐसा लोकतंत्र जो समाज को लेकर के चले, ठीक है, समाज के विकास में योगदान दे, ठीक है, उसको लोकतांत्रिक समाजवाद बोलते हैं या विकासात्मक समाज बोलते हैं। यानी विकास किया जाए तो समाज को लेकर के ध्यान में रख करके किया जाए, सभी के लिए समानता हो, ऐसे समाज को विकासात्मक, ऐसे तंत्र को लोकतांत्रिक समाजवाद कहेंगे, ओके। क्रांतिकारी समाजवाद, क्रांतिकारी समाजवाद किसे कहते हैं? यानी कि ऐसा समाजवाद जो क्रांति से उत्पन्न हो,
ठीक है। एक ऐसा समाजवाद, यानी समाजवाद की स्थापना के लिए क्रांति का समर्थन करते हैं, ये क्रांतिकारी समाजवाद। तो क्रांतिकारी समाजवाद मार्क्सवाद के विचारों में, मार्क्स के विचारों में देखा जाता है, जिसके विचारों को समुच्चय को मार्क्सवाद कहा गया। तो कार्ल मार्क्स इसके समर्थक हैं। जो क्रांतिकारी समाजवाद की बात करते हैं, उसका दोस्त फ्रेडरिक एंजल्स, वी.आई. लेनिन समर्थक है इसके क्रांतिकारी समाज के। रोजा लग्जमबर्ग, माओ तसे तुंग, बहुत बड़ी भूमिका निभाई इसने वहां का तख्ता पलट करने में, चाइना का, चीन का, वहां पे साम्यवाद की स्थापना करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही माओ तसे तुंग की। ओके, अब समाजवाद की विचारधारा है जो पूंजीवाद के विरुद्ध आई है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि समाजवाद जो है वो पूंजीवाद के विरुद्ध आई है। एक विचारधारा है जो पूंजीवाद के विरुद्ध आई है। इसमें समाजवाद में सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सब्जेक्टिविटी मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, विषय वस्तु इसमें ज्यादा है, ठीक है, वस्तुनिष्ठता कम है, ठीक है, विषय वस्तु इसमें ज्यादा है, ठीक है, सब्जेक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है, आत्मनिष्ठा इसमें ज्यादा है। मनोवैज्ञानिक है या नहीं, ये भी इसमें देखो, ये मनोवैज्ञानिक है, यानी मनो की कोई भावना है, भावनात्मक भी है, ठीक है, लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने के ऊपर जोर देता है। विभिन्न दृष्टिकोण इसमें समाजवाद के हैं, क्योंकि सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि एक मत नहीं है, कोई किसी समाजवाद को मान रहा, कोई दूसरे समाजवाद को मान रहा, जैसा कि हम देख क्रांतिकारी समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। तो इस तरह से कई विभिन्न दृष्टिकोण इसमें देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिक नहीं है, जब एक मत है नहीं तो वैज्ञानिक तो होगा ही नहीं। सार्वभौमिक सिद्धांत भी नहीं है, एक मत नहीं है तो सार्वभौमिक सिद्धांत कहाँ से होगा। वस्तुनिष्ठता इसमें नहीं देखने को मिलती। वस्तुनिष्ठता यानी है तो है, ठीक है, यानी उसको मानने वाले बहुत ज्यादा हूं या 100% उसको वस्तुनिष्ठता बोलते हैं। ओके, जैसे लैपटॉप, सभी मान रहे हैं कि लैपटॉप है, वे थोड़ी ना कह देगा कि ये कोई पेन है, ये वस्तुनिष्ठता है। ओके, आगे हम देखते हैं, अब आते हैं साम्यवाद। साम्यवाद किसको कहा जाता है, इसको भी हम देख लेते हैं। समाजवाद को देख लिया तो हम साम्यवाद को भी देख लेते हैं। समाजवाद की उन्नत अवस्था ही क्या कहलाती है, साम्यवाद। जो समाजवाद था हमारा, उसकी उन्नत अवस्था साम्यवाद कहलाती है। इसको कार्ल मार्क्स ने इस विचारधारा को उत्पन्न किया या दिया। ये किसके विरुद्ध होते हैं साम्यवाद, निजी संपत्ति के विरुद्ध होते हैं, वर्ग भेद के विरुद्ध होते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, पूंजीवाद को नहीं मानते, राज्य को तो बिल्कुल नहीं मानते, पुरानी संस्थाएं को नहीं मानते, ये पुरातन जो संस्थाएं हैं मान्यता उनको नहीं मानते हैं, पुरातन मान्यताओं को ये नहीं मानते हैं। तो इसको साइंटिफिक यानी वैज्ञानिकता प्रदान करने की कार्ल मार्क्स ने कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि आगे कई सारे देशों ने इसको अपनाने से, हालांकि देखा जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा इसको सुनने में कि हाँ ये बहुत अच्छी विचारधारा है, इसको अगर हम अपना ले कोई देश तो तरक्की होगी, लेकिन कई ये एक तरह से प्रैक्टिकली रूप में इसको अपनाया गया, लेकिन कई सारे देश फेल होने लग गए, तो फिर वापिस पूंजीवाद उदारवाद की ओर अग्रसर हो गए, और कई लोग मिक्स रूप इसका अपना लिया, समाजवाद या समाजवाद और पूंजीवाद का, ठीक है, ये उदारवाद का। तो क्रांति के माध्यम से साम्यवाद की स्थापना करने पे बल देते। साम्यवाद की स्थापना कैसे होगी, क्रांति के माध्यम से होगी। जो भी व्यवस्था चल रही है, जो भी तंत्र चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, उसको क्रांति के माध्यम से, हिंसक आंदोलन के माध्यम से उखाड़ फेंको, वो साम्यवादी व्यवस्था अपनाओ। साम्यवादी व्यवस्था ऐसी होगी जहां पे ये सभी चीजें नहीं होगी, ठीक है। जब साम्यवाद आ जाएगा, ठीक है, क्रांति के माध्यम से साम्यवाद आ जाएगा, तो ये सारी चीजें उसमें नहीं होगी। इस तरह से एक बेहतर से साम्यवाद की स्थापना होगी, कि उन्नत समाजवाद की स्थापना होगी, जिसके समर्थक कार्ल मार्क्स हैं और एंगल्स हैं। एंगल्स उसका दोस्त है, कार्ल मार्क्स से पहले गुजर जाते हैं और एंगल्स बाद में गुजरते हैं, ठीक है। वितरण का तरीका क्या है,
साम्यवाद का, कि वितरण जैसे जो भी हमारे उत्पादन के साधन है तो उसका वितरण कैसे किया जाए या रोजगार उसको वितरण कैसे किया जाए। तो हरेक से अपनी क्षमता के अनुसार, हरेक को अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्य दिया जाए। हरेक हरेक से अपनी क्षमता के अनुसार कार्य लिया जाए, हरेक को अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्य दिया जाए। और जबकि समाजवाद क्या कहता है कि हरेक से अपनी क्षमता के अनुसार और हरेक को अपने कार्य के अनुसार। दोनों में किसका फर्क है? ऊपर कह रहा हरेक से अपनी क्षमता के अनुसार, नीचे क्या कह रहा हरेक से अपनी क्षमता के अनुसार। यहाँ ठीक है, हरेक को अपने कार्य के अनुसार, और यहाँ पे क्या कह रहा है हरेक को अपनी आवश्यकता के अनुसार। ये डिफरेंस है। अगर डिफरेंशिएट करना है समाजवाद और साम्यवाद में तो ये जरूर लिखना, हरेक को अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे कार्य दिया जाता है, हरेक को अपने कार्य के अनुसार, हरेक को अपने कार्य के अनुसार कार्य दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ अंतर है समाजवाद और साम्यवाद में। क्लियर? वीडियो बड़ी हो रही है, टिके रहना, अंत तक जुड़े रहना। आगे बढ़ते हैं। अब आता है मार्क्सवाद। इसको भी हम देख लेते हैं कि मार्क्सवाद किसे कहते हैं। इसको मार्क्सिज्म बोला जाता है इंग्लिश में। तो मार्क्सवाद किसे कहते हैं? राजनीतिक व आर्थिक सिद्धांतों का समुच्चय है ये। जैसे ऊपर समाजवाद है वैसे ये राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों का समुच्चय। राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत इसमें गढ़ने की कोशिश की जाती है, उसको बताने की, यकीन दिलाने की कोशिश की जाती है। ये राजनीतिक सिद्धांत है, ये आर्थिक सिद्धांत है। ठीक है, और आर्थिक सिद्धांत पे ज्यादा टिका हुआ मार्क्सवाद। 19वीं व 20वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स, 19वीं व 20वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स, एंगल्स व लेनिन तथा अन्य विचारकों ने समाजवाद को वैज्ञानिक आधार देने के लिए प्रस्तुत किया। मार्क्सवाद को, कि मार्क्सवाद क्या है? एक वैज्ञानिक आधार है। ठीक है, इसको किसने स्वरूप दिया? कार्ल मार्क्स, एंगल्स, लेनिन व अन्य विचारकों ने। ठीक है, मार्क्सवाद को वैज्ञानिक स्वरूप देने की कोशिश की कार्ल मार्क्स ने, एंगल्स ने, लेनिन ने और अन्य विचारकों ने। ये समाजवाद का क्या है? वैज्ञानिक रूप। समाजवाद का वैज्ञानिक रूप क्या है? मार्क्सवाद है। ओके, मानव समाज की समस्याओं को इतिहास के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है। अब मान लो कि जो भी समस्या है समाज में, तो उसको कार्ल मार्क्स ने, एंगल्स ने कैसे उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की। तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने बताया कि मानव समाज की जो समस्याएं हैं उसको इतिहास के माध्यम से समझने का प्रयास किया जा सकता है और उसको सुलझाया जा सकता है। तो इतिहास के माध्यम से समस्याओं का समाधान देखता है कौन? मार्क्सवाद। ओके, अब इतिहास में क्या बोलता है? इतिहास के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है, लेकिन कैसे समझाता है? इतिहास में वर्ग संघर्ष था, इतिहास में वर्ग संघर्ष रहा है और अभी भी रहा है। लेकिन एक ऐसा इतिहास था, एक ऐसा काल था जो इसको प्रिमिटिव काल बोला जाता है। तो वहां पे कोई भी संघर्ष नहीं था। वो लिखना नहीं लिखा मैंने, प्रिमिटिव इसको बोलते हैं। एक मिनट, आदि मानव के जो समय है प्रिमिटिव, इसको आदि मानव का काल बोलते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव या जहां पे आदि मानव रहा करते थे तो वहां पे वर्ग संघर्ष नहीं था। ठीक है, लोग अपना जीवन यापन बिना वर्ग संघर्ष के करते थे, शिकार करते थे, कंदमूल खाते थे। ठीक है, घास फूस जो भी वो लोग करते थे उस तरह से जीवन यापन करते थे, कोई वर्ग संघर्ष वहां पर नहीं था। लेकिन आगे जाकर के जैसे इतिहास बना, प्राचीन काल बना, तो वहां पे प्राचीन काल में स्वामी व दास का वर्ग संघर्ष देखने को मिला। मध्यकाल में सामंत व किसान का वर्ग संघर्ष देखने को मिला। आधुनिक काल में पूंजीपति व कामगार का या बुर्जुआ व सर्वहारा का वहां पर वर्ग संघर्ष देखने को मिला। तभी का जो वर्तमान समाज आधुनिक काल जिसको बोलते हैं, वहां पे एक क्या बोलता है मार्क्सवाद, क्या बोलता है, कैसे उसको परिभाषित करता है आधुनिक काल को? आधुनिक काल जो है वो बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग में बटा हुआ। यहाँ पे वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है। अमीर जो है वो गरीबों को दबाता है। ठीक है,
इस तरह से आधुनिक काल में देखा जाता है। अब वो बोलता है कि इनके बीच सामंजस्य नहीं है, तो सामंजस्य स्थापित करके यानी वर्गविहीन समाज बना करके ही हम एक बेहतर समाज की कल्पना कर सकते हैं, जिसको उसने क्या नाम दिया, साम्यवाद नाम दिया। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। लाइक करें, कमेंट करें इसी बात पे अगर आपको जरा सा ही फायदा मिल रहा हो इस वीडियो से, ताकि मेरा हौसला बने और बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लाऊं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलो अब यहाँ पे इसका दार्शनिक आधार देख लेते हैं। मार्क्सवाद का क्या है, दार्शनिक आधार इसका क्या है मार्क्सवाद का, ये भौतिकवाद को मानता है। दार्शनिक आधार क्या है इसका, दार्शनिक आधार, इसकी बात कर रहा हूं, दार्शनिक आधार की। ओके, तो क्या है दार्शनिक आधार इसका, ये भौतिकवाद को मानता है। इतिहास की व्याख्या भौतिकवाद के दृष्टिकोण से करता है। ये विचारधारा को नहीं मानता, चेतना को नहीं मानता, कैसे कोई होता ही नहीं है। ये सीधा बोलता है कि ना विचारधारा होती ना चेतना होती है, ये सब मिथ्या है। ठीक है, ये बोलता है कि विचार जब भी उत्पन्न होते हैं जब हम किसी चीज को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, इसलिए इसका भौतिकवाद में ज्यादा विश्वास है। अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो विचार कहाँ से उत्पन्न होंगे, जैसे हम आसमान को देख रहे हैं तो विचार उत्पन्न होंगे, लैपटॉप को देख रहे हैं विचार उत्पन्न होंगे, किसी इंसान को देख रहे हैं विचार उत्पन्न होंगे, पेड़ को देख रहे हैं, पौधे को देख रहे हैं, मट्टी को देख रहे हैं। ठीक है, तमाम दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसको देख रहे हैं तभी उससे विचार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो विचार की मूल इकाई ये किसको मानता है, भौतिकवाद को मानता है, यानी किसी वस्तु को मानता है। ठीक है, जड़ को मानता है। तो इसको मिथ्या मानता है विचारधारा को, कि विचारधारा पहले नहीं है, भौतिकता पहले। ओके, कि पहले विचार नहीं पनपे, पहले भौतिकवाद पनपा। ठीक है, इसको फॉल्स कॉन्शियसनेस मानता है। यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कार्ल मार्क्स का जो मिथ्या चेतना है, फॉल्स कॉन्शियसनेस, वो क्या है। आगे बढ़ते हैं। यह सिद्धांत समाजवाद के माध्यम से, क्या बोल रहा है कि यह सिद्धांत समाजवाद के माध्यम से मानव जाति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है। यह सिद्धांत समाजवाद के माध्यम से मानव जाति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है, अध्यात्मवाद पर बल नहीं देता है। किस पे, भौतिक आवश्यकताओं पर। ठीक है, समाजवाद के माध्यम से मानव जाति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है। यानी जब साम्यवाद आ जाएगा, समाजवाद का बेहतर स्वरूप, तो वहां पे जो भी उत्पादन किया जाएगा, ठीक है, उससे समाज की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। तो उत्पादन जो भी हम करेंगे वो भौतिकता में ही गिना जाएगा। आगे, संपूर्ण विश्व के कामगारों यानी वर्ग, संपूर्ण विश्व के कामगारों यानी वर्ग जिसको बोला उसने, वो पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध संगठित होने का संदेश देता है कि आओ दुनिया के कामगारों एकजुट हो जाओ, किसके खिलाफ, पूंजीपति वर्ग के खिलाफ। क्यों, क्योंकि पूंजीपति वर्ग जो है वो कामगारों को दबा रहा है, उससे अधिशेष में काम करवा करके अपने आप को ज्यादा अमीर बना रहा है। ठीक है, अधिशेष से अपने आप को लाभान्वित कर रहा है, अपने आप को ज्यादा अमीर बना रहा है। ओके, साम्यवाद की स्थापना के लिए पूंजीवाद के विरुद्ध क्रांति का संदेश दे रहा है। ठीक है, एक्चुअली में क्या है कि साम्यवाद की स्थापना के लिए पूंजीवाद के विरुद्ध क्रांति का संदेश देना चाह रहा है। इसलिए वो कह रहा है कि संपूर्ण विश्व के कामगारों पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध संगठित होने का संदेश वो दे रहा है। यानी पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ, और ये उसके हिंसात्मक प्रवृत्ति को दर्शा रहा है। ओके, फिर आते हैं नव मार्क्सवाद। करा दें या इसका नेक्स्ट वीडियो बना दें, चलो उसको हम इसी में ही करा देते हैं। नव मार्क्सवाद किसे कहते हैं, नव मार्क्सवाद,
अब देखो, जो भी विचारधारा आई उसमें संशोधित करके उसी का ही संशोधित रूप या संशोधित नाम दे दिया। ठीक है, जैसे कि नव मार्क्सवाद दे रहे हो, नव उदारवाद देख रहे हो। ठीक है, तो मार्क्सवाद की बुनियादी मान्यताओं के आधार पर समकालीन विश्व की जटिल परिस्थितियों की समीक्षा की जाती है इसमें। मार्क्सवाद की बुनियादी मान्यताओं के आधार पर मार्क्सवाद की बुनियादी मान्यताओं के आधार पर समकालीन विश्व की जटिल परिस्थितियों की समीक्षा की जाती है इसमें। यानी मार्क्सवाद की जो भी बुनियादी मान्यताएं हैं, है ना, जो भी समस्या है उसको इतिहास की दृष्टि से समझाने की कोशिश करना, साम्यवाद की स्थापना करना, वर्गहीन समाज, यहाँ तक वो सीमित हो जाता है। ठीक है, तो उस विश्व की जटिल परिस्थितियों की यहाँ पे समीक्षा की जाती है, वही नव मार्क्सवाद है। ठीक है, जो भी बुनियादी मान्यता है मार्क्सवाद की, उसके आधार पर समकालीन जो विश्व अभी का विश्व चल रहा है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ, तो उन बुनियादी मान्यताओं के आधार पर मार्क्सवाद की समकालीन विश्व की जटिल परिस्थितियों की समीक्षा की जाती है। इसमें इसमें नव मार्क्सवाद में आगे बढ़ते हैं। समकालीन समाज के विभिन्न स्तरों पर समकालीन समाज के विभिन्न स्तरों पर, वो विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक स्तरों पर प्रभुत्व पराधीनता के गुण तरीकों का विश्लेषण किया जाता है। प्रभुत्व पराधीनता, डोमिनेंस और डिपेंडेंस के गुण तरीकों का विश्लेषण किया जाता है। तो मार्क्सवाद में हमने देखा कि वो राजनीतिक और आर्थिक तक सीमित है, और यहाँ पे उसका दायरा बढ़ गया। उसकी समीक्षा समकालीन विश्व के आधार पर की जा रही है। इसकी मार्क्सवाद की बुनियादी मान्यताओं की उसको समीक्षा की जा रही है समकालीन समाज के विभिन्न स्तरों पर, कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक स्तरों पर प्रभुत्व और पराधीनता के गुण तरीकों का विश्लेषण, जो बेहतर है उसका विश्लेषण किया जाता है। क्या हम बेहतर ले सकते हैं मार्क्सवाद से, तो उसका यहाँ पे विश्लेषण किया जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मानव मुक्ति के उपायों पर विचार किया जाता है। मानव मुक्ति के उपायों पर विचार किया जाता है कि मानव को कैसे मुक्त किया जाए। ठीक है, ये नव मार्क्सवाद में इस पर विचार किया जाता है। इसके समर्थक कौन है? थियोडोर एडोर्नो, मैक्स हर्खहाइमर, लुई ऑल्थुजर, एरिक फ्रॉम, हर्बर्ट मार्क्यूजे, यूर्गेन हेबरमास। ओके, इसके समर्थक है नव मार्क्सवाद के थियोडर एडोर्नो, मैक्स हर्खहाइमर, लुई ऑल्थुजर, एरिक फ्रॉम, हर्बर्ट मार्क्यूजे, यूर्गेन हेबरमास। ओके, तो हेबरमास एक महत्वपूर्ण नव मार्क्सवाद का समर्थक माना जाता है। तो उसके बारे में आगे पढ़ोगे, इसको ध्यान रखना, इस नाम को, हेबरमास को। फिर आता है फासीवाद। फासीवाद किसे कहा जाता है? फासीवाद, जिसको फासिज्म बोला जाता है, फासिस्टवाद या फासीवाद बोला जाता है हिंदी में, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में, और इंग्लिश में बोला जाता है फासिज्म। अब इसका विश्वास क्या है? फासीवाद किसमें विश्वास करते हैं? क्या मानवता में विश्वास करते हैं? ये बिल्कुल नहीं। मानवता में अगर विश्वास करते तो श्रेष्ठ जाति की संकल्पना ही नहीं आती। जो यहूदियों को इन्होंने, लाखों यहूदियों को इन्होंने गैस के चैम्बर में डाल के मार डाला। ठीक है, तो मानवता के दृष्टिकोण से ये नहीं देखता। इसके मानने वाले कौन है? फासीवाद को दो देश हैं, जर्मनी और इटली। इटली से शुरू होता है फासीवाद। शांति के दूत तो है ही नहीं। जब शांति के दूत होते तो इसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध ना होता। प्रगति को भी ये नहीं मानते हैं, ये साम्राज्यवाद को ज्यादा मानते हैं। साम्राज्य यानी साम्राज्य को अपना कैसे विस्तार किया जाए, कैसे लोगों की जमीनों, देशों को हड़पा जाए। ठीक है, नियम कानून होते ही नहीं है, कर्तव्य पे ज्यादा वो बल देते हैं। कानून मर्यादाओं को ये लोग नहीं मानते, नियम कानून को नहीं मानते, कर्तव्य पे, राष्ट्र की भावना पर, ठीक है, और राज्य के कर्तव्य पे उसको परम मानते हैं, राज्य के कर्तव्य को परम मानते हैं। फासिस्टवाद, फासीवाद। और फासिस्टवाद एक्चुअली में है क्या? बेमेल विचारों और मान्यताओं का समुच्चय। बेमेल विचारों का, मान्यताओं का समुच्चय, यानी कुछ इधर से उठाया, कुछ उधर से उठाया, कुछ उधर से उठाया,
और फासिस्टवाद बना दिया। ठीक है, एक विचारधारा बना दी फासिस्टवाद। ठीक है, जो कहां पर के फासिस्टवाद किसके इर्द गिर्द केंद्रित होती है? राज्य के इर्द गिर्द केंद्रित होती है, साम्राज्यवाद की विस्तार की ओर केंद्रित होती है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत आई क्या क्या चीज? बेनितो मुसोलिनी, जो कि इसके फासिस्टवाद का जनक बोला जाता है। एडोल्फ हिटलर, ये इसके समर्थक हैं। बेनितो मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर। अब ये किसके विरुद्ध हैं? फासीवाद। जो देश होगा वो लोकतंत्र को नहीं मानेगा, बकवास चीज है लोकतंत्र। क्या है ये लोकतंत्र? एक बकवास है, बुरा शासन है, इससे बेकार शासन कोई है नहीं। समाजवाद को भी नहीं मानता, ये साम्यवाद को नहीं मानता, सब बकवास है। जो उनकी विचारधारा फासिस्टवाद, जो कि बेमेल विचारों का समुच्चय है, वो उसको बेहतर मानता है। जो कि राज्य के इर्द गिर्द घूमता है, राज्य ही सर्व प्रमुख है, राज्य के कर्तव्य ही सर्व प्रमुख है। ठीक है, यानी राज्य ने जो कह दिया वो फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। कानून से कुछ लेना देना नहीं, मानवता से कुछ लेना देना नहीं है। अगर युद्ध करना पड़े साम्राज्य को और किसी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, तो युद्ध में आपको कूदना पड़ेगा। अगर हिटलर ने कह दिया कि फांसी लगा लो, तो आप फांसी लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आप ये चीज नहीं पढ़ाएंगे स्कूलों में, तो नहीं पढ़ाया जाएगा। यानी राज्य का कहना मानना सर्वोपरि है फासिस्टवाद में, फासीवाद में। ठीक है, राज्य को क्या कर दिया? ईश्वर बना दिया। अब इसके समर्थक देश इटली, जर्मनी बताया था, जापान भी है, रहा, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, फ्रैंकोकालीन स्पेन, साल्जर कालीन पुर्तगाल, ये उनके यहाँ के कुछ विचारक हैं। ठीक है, स्पेन के फ्रैंकोकालीन, साल्जर कालीन पुर्तगाल के, पेरुकालीन अर्जेंटीना के। ये लोग इसके समर्थक थे, लेकिन वर्तमान स्थिति कुछ और है। ठीक है, अब नहीं है वहां पे फासिस्टवाद है, लेकिन वो शुरुआत वाला स्वरूप नहीं है। ठीक है, संशोधित स्वरूप है। ये किसका समर्थन करते हैं? प्रजातिवाद। यानी जर्मनी की बात की जाए तो उनकी जो जाति है वो सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ जाति उनकी, जो भी जाति है वहां की। ठीक है, सत्तावाद का ये समर्थन करते हैं। सत्ता को हथियाने की कोशिश करते हैं। सर्वाधिक कारवाद को ये मानते हैं, सर्वाधिक कारवाद का ये समर्थन करते हैं। सर्वाधिक कारवाद का मतलब कि राज्य सर्व प्रमुख है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, नाजीवाद को ये मानते हैं। ठीक है, जो कि नाजी जो जाति थी उसको श्रेष्ठ माना, तो प्रजातिवाद को ये समर्थक दे रहे हैं। प्रबल राष्ट्रवाद के समर्थक है। ठीक है, बाकी सब विचारधारा फालतू है। प्रबल राष्ट्रवाद के समर्थक हैं, उनकी विचारधारा बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय एकता पर बल देते हैं। राष्ट्र में जो भी है उन सबको एक करने पर ये बल देते हैं। ओके, राष्ट्रीय गौरव पर ये गुणगान करते हैं। ठीक है, सभी शक्तियां राज्य में केंद्रित होती है। यानी क्या बोला था? सर्वप्रमुख क्या होता है इसमें? राज्य, सारी शक्तियां राज्य के इर्द गिर्द घूमती है। यानी राज्य का कर्तव्य, सर्वप्रमुख कर्तव्य है वहां की जनता का, वहां के लोगों का। लोगों के जीवन के सभी पक्षों, चाहे वो कुछ भी हो, व्यक्तिगत हो, पर्सनल हो, मीडिया हो, पहनना हो, पढ़ना हो, ठीक है, बच्चे पैदा करना हो, लोगों के जीवन के सभी पक्षों पर पूर्ण और लगभग पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध भी फासिस्ट शक्तियों, जर्मनी, इटली, जापान जो कि दूरी राष्ट्र थे, इसके जरिए हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध फासिस्ट शक्तियों को परास्त करने के लिए लड़ा गया था। ये द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र इसके खिलाफ लड़े थे, जर्मनी, इटली, जापान। ओके, अब प्रजातिवाद किसे बोलते हैं? जिसको नस्लवाद की भी संज्ञा दी जाती है। प्रजातिवाद या नस्लवाद, आइए देखते हैं।
एक दृष्टिकोण है ये। प्रजातिवाद क्या है? एक दृष्टिकोण, एक नजरिया है जिसके तहत एक विशेष प्रजाति नस्ल के लोग अपनी प्रजाति को अन्य प्रजातियों से श्रेष्ठ मानते हैं, या अपनी प्रजाति को अन्य प्रजातियों से श्रेष्ठ मानने की भावना ही क्या कहलाती है? नस्लवाद या प्रजातिवाद। भारत में क्या नस्लवाद देखा गया कि जातिवाद देखा गया? तो भारत में जातिवाद देखा गया, ठीक है। तो गांधी जी के साथ नस्लवाद भी देखने को मिला। एक दृष्टिकोण है जिसके तहत ये पढ़ लिया हमने, अन्य प्रजातियों को अपना शोषक मानते हैं कि अन्य प्रजातियां बेकार है, ठीक है, शोषक मानते हैं उसको, ठीक है। अन्य प्रजातियों को अपना शोषक मानते हैं, अन्य प्रजातियों को निम्न मानते हैं और शोषक मानते हैं। कौन? प्रजातिवाद, नस्लवाद को मानने वाले। अन्य प्रजाति के प्रति घृणा और भेदभाव का बर्ताव करते हैं, जैसे यहूदियों के साथ नाजियों ने किया, जर्मनी ने किया। उनका दमन करने की इनमें अभिलाषा होती है कि उनका दमन कर दिया जाए, खाक कर दिया जाए, मिट्टी मिला दिया जाए, ठीक है, उनका नष्ट कर दिया जाए, ठीक है। जैसे जर्मनी में नाजी नस्ल का यहूदियों के प्रति दृष्टिकोण था, कैसे गैस के चैम्बर में डाल कर उनको मार दिया गया, जो कि बहुत ही गलत था, नरसंहार था एक प्रकार का। अब सत्तावाद किसे बोलते हैं? जिसको ऑथोरिटेरियनिज्म बोला जाता है। एक दृष्टिकोण है ये भी, जैसे प्रजातिवाद दृष्टिकोण है तो ये भी एक दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण है जिसमें सत्तारूढ़ गुट या विचारधारा को परम सत्य मानकर उनके निर्देशों का पालन किया जाता है, तो सत्तावाद कहलाता है। जो सत्तारूढ़ गुट है, जो सरकार है, जो सत्ता हासिल किए हुए है, यह विचारधारा को परम सत्य मानकर उनके निर्देशों का पालन किया जाता है। तो सत्तारूढ़ गुट जो भी बोलेगा उसको परम सत्य मानकर उनके निर्देशों का पालन किया जाएगा, यानी जो भी विचारधारा को मान रहे हैं वो सरकार, उसको सत्य मानकर उनको निर्देशों का पालन किया जाएगा, तो उसी को सत्तावाद बोला जाता है। उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। तो भारत में कोई सत्तावाद नहीं है, ठीक है। तो ये इतिहास में आप पढ़ोगे कि सत्तावाद और ऑथोरिटेरियनिज्म कौन से देशों ने अपनाया सत्तावाद को, ठीक है। अब आते हैं सॉरी, सर्वाधिकारवाद, टोटलिटेरियनिज्म। ये क्या होता है? ये एक सिद्धांत है, जैसे वो दृष्टिकोण है तो एक सिद्धांत है जिसमें राज्य की सारी शक्तियां एक ही जगह केंद्रित करने में विश्वास करते हैं। तो सत्तावाद, फासिस्टवाद, सत्तावाद भी, सर्वाधिकारवाद भी, तो इसमें सारी शक्तियां एक ही जगह केंद्रित करने, सारी शक्तियां किसमें केंद्रित होती है? राज्य में। जहां पे जिस भी देश में सारी शक्तियां किसी एक जगह केंद्रित होने लगे, यानी राज्य में केंद्रित होने लगे, तो उसको सर्वाधिकारवाद बोलते हैं। तो ऐसे कई सारे देश आप देखोगे जो टोटलिटेरियनिज्म को अपनाया। इवन प्लेटो के समय पढ़ोगे तो कुछ न कुछ हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। लोगों के जीवन के सभी पक्षों पर पूर्ण या लगभग पूर्ण नियंत्रण होता है, ठीक है। प्रबल राष्ट्रवाद के ये समर्थक होते हैं कौन? सर्वाधिकारवाद को मानने वाले। अब आते हैं अराजकतावाद, जिसको अनार्किज्म बोलते हैं। जैसे अराजक मोदी जी ने बोल दिया था अरविंद केजरीवाल को, क्यों बोला था आइए हम जानते हैं। और गांधी जी को भी अराजक बोला अंग्रेजों ने, क्यों बोला था आइए हम देखते हैं। तो एक सिद्धांत है जिसमें सरकार नहीं होती है, सरकार का समर्थन नहीं करते हैं। अराजकतावाद क्या है कि सरकार और कार कुछ भी नहीं होनी चाहिए, सब लोग आपस में मिलजुल करके शासन करें, ठीक है। तर्क क्या है इसका? मनुष्य मूलतः विवेकशील प्राणी है। मनुष्य मूलतः विवेकशील, निष्कपट व न्याय परायण प्राणी है। मनुष्य मूलतः विवेकशील, जो उदारवाद के लक्षण इसमें थोड़ा झलक रहे हैं। मनुष्य मूलतः विवेकशील, निष्कपट व न्याय परायण प्राणी है, यानी न्याय को समझने वाला, न्याय को अनुसरण करने वाला और कोई कपट ना करने वाला मनुष्य है। विवेकशील भी है, निष्कपट भी है, न्यायपरायण भी है। यदि समाज सही ढंग से संगठित हो तो किसी प्रकार के बल प्रयोग की
जरूरत ही नहीं होगी। समाज अगर सही तरीके से संगठित है तो किसी प्रकार के बल प्रयोग की जरूरत ही नहीं होगी, यानी राज्य की जरूरत नहीं होगी, सरकार की जरूरत ही नहीं होगी। तो वो अराजकतावाद उसको बोला जाता है, उसको अराजक पर्सन बोला जाता है। तो जो राज्य को नहीं मान रहा, जो सरकार को नहीं मान रहा है, उसको अराजक बोला जाता है। तो इसीलिए गांधी जी को अंग्रेजों ने अराजक बोला। और जो ये अरविंद केजरीवाल थे, मोदी जी ने उनको अराजक बोला था, क्योंकि वो जिस तरह से बातें कर रहे थे तो मोदी जी को लग रहा था वो नहीं चाहते कि सरकार टिके, सरकार वगैरह हो, ठीक है। हालांकि वो एक हास्यास्पद था, ऐसी कोई बात नहीं थी अरविंद केजरीवाल में, वो सरकार को नहीं मान रहे थे। वो एक पॉलिटिकल हमला बोल सकते हैं, राजनीतिक हमला बोल सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो विरुद्ध किसके अराजकता? निजी संपत्ति और संस्था के विरुद्ध होते हैं, सरकार के विरुद्ध होते हैं, बल प्रयोग यानी राज्य के विरुद्ध होते हैं। जान गए समर्थन किसका करते हैं? सारी संपत्ति पर सामुदायिक स्वामित्व हो, यानी समुदाय ही मिलकर के शासन करे और संपत्ति पर जो भी संसाधन है उस देश में, उसमें समुदाय का स्वामित्व हो, ठीक है। प्रमुख विचारक कौन कौन रहे इसके? विलियम गॉडविन, जे प्रूदो, मिखाइल बाकुनिन, महात्मा गांधी अराजकतावाद के समर्थन थे, क्योंकि वो भी राज्यों को नहीं मानते थे। इस तरह से कार्ल मार्क्स भी अराजकतावादी है, ठीक है ना। तो कुछ मान्यताएं इनकी मिलती जुलती है अराजकतावाद से। इसलिए अहिंसा का सिद्धांत, यानी गांधी जी के बारे में अब हम जानते हैं, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। गांधीवाद, गांधी जी की जो भी मान्यता रहे, जो भी विचार रहे हैं, उनको एक समुच्चय में ढाल करके गांधीवाद का नाम दे दिया गया। तो विचारों और मान्यताओं का समुच्चय जो महात्मा गांधी के चिंतन प्रणाली पर आधारित है, उसको गांधीवाद बोला गया। विचारों और मान्यताओं का समुच्चय जो महात्मा गांधी के चिंतन प्रणाली पर आधारित है, यानी गांधीवाद के जो भी चिंतन रहे, जो भी सिद्धांत रहे, जो भी विचार रहे, ठीक है, उन्हीं के विचारों का समुच्चय, यानी विचारों और मान्यताओं का समुच्चय गांधीवाद कहलाया। तो उन्होंने कौन कौन से विचार दिए, कौन कौन से मान्यताएं थी उनके? नैतिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान पर बल दिया उन्होंने। नैतिकता पर उन्होंने ज्यादा बल दिया, आध्यात्मिकता पर उन्होंने बल दिया। भौतिकवाद को पूर्ण रूप से नकार के भौतिकवाद को मना कर दिया, भौतिकवाद बेकार चीज है। इसलिए उन्होंने कम कपड़े पहनने शुरू किए, अपना काम खुद करना शुरू किया, ठीक है, उपवास रहना शुरू किया, ठीक है। और किसको मानते थे? सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों को समान आदर की नजर से देखते थे। राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो गांधीवाद की तुलना विभिन्न आदर्श विचारकों से करने के लिए क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना कि ये आदर्शवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे गांधीवाद, जो कि राम राज्य में झलकती है। तो राम राज्य कैसा राज्य है? एक आदर्शवादी समाज है, जो कि प्लेटो ने भी किसी एक राज्य की कल्पना की थी, तो उससे कंपैरिजन आ सकता है ना। जिसने एक ऐसे राज्य की कल्पना की हो जो आदर्शवादी हो, तो उससे तुलना इसकी आ सकती है। तो तुलना हम आगे जाकर के करेंगे, ओके। न्यूनतम भौतिक जरूरतों पर बल तथा इसकी पूर्ति के लिए शारीरिक श्रम पर बल। न्यूनतम भौतिक जरूरतों पर बल देना, भौतिक जरूरतें हैं तो न्यूनतम होनी चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था। इसकी पूर्ति के लिए शारीरिक श्रम पर बल दिया। उन भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शारीरिक श्रम करना चाहिए। तो शारीरिक श्रम पर बल दे रहे हैं, यानी मशीनों को ये नहीं मानेंगे, मास प्रोडक्शन को नहीं मानेंगे। यानी कुछ भी उत्पादन हो तो हाथों के माध्यम से हो, शरीर जिसमें शारीरिक श्रम लगे, तो ये मशीनों को भी नहीं मानते। मशीनों से मास प्रोडक्शन को ये नकारते हैं, उसका विरोध करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा? शारीरिक श्रम की गरिमा बढ़ेगी। मशीनों से करेंगे तो मशीनों की बढ़ेगी, तभी तो समाज बदल रहा है। मशीन युग जब आया तो समाज तो कितना बदल गया है। अलगाव की स्थिति तक देखी गई है, परिवारों में टूट फूट हो गई है, परिवार बिखर गए हैं,
इवन हम खुद सेपरेट होकर के रह रहे हैं, ठीक है, मैं औरों की क्या बात करूं। तो इस मशीनी युग ने, जिसको औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया, जहां पे मशीनों से मास प्रोडक्शन किया गया, तो उससे शारीरिक श्रम हमारा घटा, ठीक है। हालांकि टाइम की बचत तो हुई, कुछ उसके फायदे भी हुए, मास प्रोडक्शन हुआ, बचत हुई, टाइम की बचत हुई, और क्वालिटी बेहतर हुई, गुणवत्ता बेहतर हुई, ठीक है। लेकिन उसके कई नकारात्मक बिंदु भी हैं, आगे चल के हम उसको देखेंगे, अभी के लिए इतना ही। प्रौद्योगिकी प्रधान उद्योगों की जगह, मैंने बोला था, बताया था ना भी, कि मशीनों को नहीं मानेंगे, टेक्नोलॉजी को नहीं मानेंगे। प्रौद्योगिकी प्रधान उद्योगों की जगह श्रम प्रधान उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। तो भारतीय संविधान में गांधीवाद को मान्यता दी गई हो, कौन कौन से हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अन्य विश्वास इसके क्या है? राज्य को ये मानता है नहीं, तभी तो इसको अराजक बोला गया, ठीक है। और एक ग्राम राज्य आदर्श समाज की ये स्थापना करना चाहते थे। अपरिग्रह, अपरिग्रह किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। आत्म संयम, खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। खुद पे कंट्रोल अगर हो जाएगा तो भौतिकतावाद को हम खुद ही कम कर देंगे, अति उपभोक्तावाद को खुद ही कम कर देंगे। जितनी जरूरत हमें उतना ही भौतिकता का यूज करेंगे, वस्तुओं का यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अहिंसा का सिद्धांत दिया, जो कि पूरे विश्व में क्या हुआ, प्रचलित हुआ, प्रसिद्ध हुआ। अफ्रीका में भी इसका प्रयोग किया गया। वर्ग सहयोग पर इन्होंने बल दिया, ठीक है। वर्ग सहयोग, इन्होंने वर्ग सहयोग, यानी वर्ग है तो आपस में मिलजुल करके रहे, मिलजुल के काम करे, सहयोग से काम करे, ना कि इन्होंने वर्ग संघर्ष को माना, जो कि कार्ल मार्क्स मानता। तो कार्ल मार्क्स से भी इसकी कंपैरिजन आ सकता है। तो समानता क्या है कि दोनों ही राज्यों को नहीं मानते, लेकिन वो वर्ग संघर्ष को मानता है, ये वर्ग संघर्ष को नहीं मानते, ये वर्ग सहयोग की बात करते हैं। कौन? गांधी जी। सर्वोदय का सिद्धांत दिया। सर्वोदय, सर्वोदय क्या है कि लाइन में खड़ा अंतिम व्यक्ति का भी उदय हो, उसका भला हो, ठीक है, उसको समान अवसर मिले, उसी को सर्वोदय का सिद्धांत कहा गया, ठीक है। न्यायसीता या सॉरी न्यायसीता या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। न्यायसीता या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है? न्यायसीता या ट्रस्टीशिप, ये सिद्धांत क्या कहता है कि जिसके पास जरूरत से ज्यादा जमीनें हैं वो दान कर दो। निजी संपत्ति को इन्होंने क्या कर दिया? नकार दिया कि निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत हो, सीमित मात्रा में हो निजी संपत्ति। तो निजी संपत्ति की संस्था को ये नहीं मानते हैं। उद्योगपतियों को हृदय परिवर्तन करके निजी संपत्ति को मानव सेवा के लिए दान कर देना चाहिए। यही ट्रस्टीशिप से न्यायसीता है, यानी जिसके पास जरूरत से ज्यादा संपत्ति है, जमीनें हैं, उसको दान कर देना चाहिए मानव सेवा के लिए, हृदय परिवर्तन करके। और ये हिंसा की बात नहीं करते, ये भी ध्यान रखना कि दोनों कार्ल मार्क्स में क्या अंतर है। वो हिंसा की बात करता है, समाज को, व्यवस्था को, कोई नई व्यवस्था को लाने के लिए, और ये हृदय परिवर्तन की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नारीवाद, ये लास्ट टॉपिक होगा इसका, आई थिंक। सॉरी फॉर कीप यू वेटिंग, थोड़ा जुकाम हो रहा है तो थोड़ा उसका असर हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। नारीवाद, इससे भी हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, और ऐसे में भी इसका प्रयोग कर सकते हो। ये एक ऐसा टॉपिक है, एवरग्रीन है, ठीक है, यानी ये टॉपिक कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा।
जब तक पूर्ण रूप से जो नारी है उसको समान दर्जा न मिल जाए पुरुषों के समक्ष। तो आइए हम देखते हैं कि नारीवाद क्या होता है। इन विचारों का समुच्चय, उन विचारों का समुच्चय जो समाज में स्त्रियों के शोषण का अंत करना चाहते हैं। ठीक है, तो उन विचारों का यह समुच्चय है जो समाज में स्त्रियों के शोषण का अंत करना चाहते हैं। ठीक है, यानी इनमें ऐसे विचार आएंगे, ऐसे विचारों का समुच्चय आएंगे जो नारी के इर्द गिर्द घूमता है, उसको शोषण के अंत करने के इर्द गिर्द घूमता है, तो उसी को नारीवाद कहा गया है। अब नारीवाद है क्या? स्त्री पुरुष समानता पर ये बल देते हैं। पितृसत्ता की प्रधानता को नहीं मानते, उसको खत्म करना चाहते। पितृसत्तात्मक समाज को ये खत्म करके एक समानता पूर्ण समाज लाने की कल्पना करते हैं। लिंग भेद पर आधारित जो भी शक्ति का वितरण है उसको ये नहीं मानते, उसको खत्म करना चाहते हैं। पुरुष प्रधान समाज के विरुद्ध है। इनका कहना है कि शुरू से लेकर के पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो राजनीति हो, आर्थिक हो, इवन घर में भी पुरुष प्रधान ही समाज रहा है। ओके, न्यूयॉर्क रेड स्टोकिंग एक घोषणा पत्र जारी किया गया कब? 1969 में। इस घोषणा पत्र में क्या हुआ आइए देखते हैं। तीन विचार नारीवाद की विचारों की अभिव्यक्ति की गई उसमें कि नारीवाद ये है, पितृ प्रधान समाज है, इसके विरुद्ध में पुरुष प्रधान समाज समाप्त होना चाहिए, महिला और पुरुष को समान अधिकार मिलने चाहिए, इन सबके ऊपर बात हुई। और क्या क्या बोला गया कि स्त्रियां एक उत्पीड़ित वर्ग है, स्त्रियों को एक उत्पीड़ित वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया गया। उत्पीड़न सर्वव्यापक है, उत्पीड़न केवल वही नहीं हो रहा जहां पे ये घोषणा पत्र जारी किया गया अमेरिका में, जो स्त्रियों के जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती है। तो सर्वव्यापक है, यानी हर पूरी दुनिया में हो रहा है, हर समाज में हो रहा है। तो उत्पीड़न सर्वव्यापक है, स्त्रियां उत्पीड़ित वर्ग हैं। उत्पीड़न का मुख्य स्रोत क्या है? पुरुष। और उत्पीड़न कौन कर रहे हैं? पुरुष। पुरुष आधिपत्य से सब पुरुषों को आर्थिक, यौन व मनोवैज्ञानिक लाभ पहुंचता है। पुरुष आधिपत्य इन पुरुषों ने जो कब्जा जमा लिया है, ये अधिकार जमा लिया है विभिन्न क्षेत्रों पर, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, घरों में, तो उससे क्या होता है कि उनको किस तरह का लाभ मिलता है? आर्थिक भी मिलता है, यौन भी मिलता है, मनोवैज्ञानिक भी मिलता है। तो सभी पुरुषों ने स्त्रियों का शोषण किया है। तो ये थोड़ा अतिवादी हो गया। ठीक है, सभी पुरुषों ने स्त्रियों का शोषण किया है, इस घोषणा पत्र में ऐसी बात की गई, ये एक्सट्रीम हो गया। ठीक है, आइए हम देखते हैं। और अब इसकी राजनीति की नई परिभाषा की मांग, इस नारीवाद की राजनीति की नई परिभाषा। पुरुष की शक्ति केवल सार्वजनिक क्षेत्र तक ही नहीं फैली है बल्कि व्यक्तिगत जीवन तक भी फैली है। ये एक राजनीति की नई परिभाषा है। पुरुष की शक्ति केवल सार्वजनिक क्षेत्र तक ही नहीं फैली बल्कि व्यक्तिगत जीवन तक भी फैली है। ठीक है, पब्लिक लाइफ प्लस पर्सनल लाइफ में इनका क्या है? प्रभुत्व, दोनों में प्रभुत्व है। ठीक है, तो आगे जाकर के साइमन का एक कोट पढ़ोगे कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, यानी पर्सनल को भी सार्वजनिक रूप से जोड़ दो, उसको निजी ना रखकर, जैसे अरस्तु ने उसको अलग कर दिया था, पब्लिक की लाइफ को पर्सनल लाइफ से अलग कर दिया था। तो आगे जा करके जो साइमन है, पर्सनल इज पॉलिटिकल, साइमन द बुआ, और भी कई सारे विचारक हैं जो इसका समर्थन करते हैं। और नारीवाद तो खास करके पर्सनल लाइफ को भी पब्लिक स्फेयर में लाया जाए। ठीक है, अभी देखते हो कि अगर तलाक वलाक के मसले, विवाह के मसले, विवाह विच्छेद के मसले, पुत्र लेने के मसले, यौन से संबंधित, ये सारे मसले पब्लिक स्फेयर पे डील किए जाते हैं, जो कि कोर्ट के माध्यम से होता है। मुख्य मुद्दे क्या है नारीवाद के? मानव अधिकारों में समानता की बात करते हैं। ये मानव अधिकार तो हैं, लेकिन महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए, ये इनके मुख्य मुद्दे हैं। संपूर्ण जीवन में पुरुष समानता, संपूर्ण जीवन में स्त्री पुरुष समानता स्वीकार किया जाए। संपूर्ण जीवन में स्त्री और पुरुष समानता को स्वीकार किया जाए। स्त्री को परंपरागत पराधीनता से मुक्ति, स्त्री को परंपरागत पराधीनता से मुक्ति मिलनी चाहिए।
जो भी परंपरागत पराधीनता है, जैसे घर के काम स्त्रियां करेगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी, घर के बाहर काम नहीं करने जाएगी, वो ये कपड़े पहनेगी, ये रीति रिवाज फॉलो करेगी, ये बच्चों का लालन पोषण वही करेगी। तो इससे वो लोग क्या चाहते हैं? पराधीनता चाहते हैं। तो पश्चिमी देशों में ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेरिजन टू एशियन कंट्री, स्पेशली इन इंडिया। स्त्रीत्व यानी वुमनहुड की नई परिभाषा दी जाए, वुमनहुड की नई परिभाषा दी जाए। ठीक है, जो अभी परिभाषा जो चल रही है स्त्रीत्व की, जो घर के काम करती है, बच्चों का लालन पोषण करती है, पैरों के नीचे जन्नत होगी। ठीक है, लक्ष्मी के समान होती है स्त्रियां। ये कुछ परिभाषा दी गई तो इसको चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, और भी कई सारी परिभाषाएं, सिगरेट नहीं पी सकती, शराब नहीं पी सकती। ठीक है, तो ये देखो एक विचार विमर्श का विषय है कि जो ये डिमांड कर रहे हैं तो क्या सारी ही वो बातें सही है या नहीं, ये एक विचारणीय विषय है। तो आगे जाकर के इसको डिटेल में पढ़ेंगे। समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान गरिमा प्रदान की जाए, समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान गरिमा प्रदान की जाए। तो बिल्कुल सही है कि पुरुषों के समान गरिमा स्त्रियों को मिलनी चाहिए। अगर पुरुष बाहर जा रहा है, बाहर कमा रहा है, तो स्त्रियों को भी ये हक मिलना चाहिए। पुरुष उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो महिला को भी ये शिक्षा प्राप्त करने का हक हो, उसके बिजनेस करने का हक हो, केवल वो घर के कामों तक ही सीमित न रह जाए। ये तो बिल्कुल जायज बात है, हक बात है। सम्मानित व्यवसायों व उच्च पदों पर स्त्रियों के प्रतिनिधित्व को पुरुषों के समान स्तर पर लाया जाए। सम्मानित व्यवसायों व उच्च पदों पर स्त्रियों के प्रतिनिधित्व को पुरुषों के समान स्तर पर लाया जाए। यानी जो भी उच्च पद हैं, सम्मानित जो भी उच्च पद हैं, उसमें स्त्रियों का जो प्रतिनिधित्व है वो पुरुषों के समान आ जाए, 50-50%। ओके, अभी भारत में देखोगे कि लोकसभा में 50% उनको आरक्षण देने की बात की जा रही है, जो कि आई थिंक 33 या 5% तक सीमित है। कोई नया बिल आया, ठीक है, तो ये एक चर्चा का विषय बन जाता है कि उनको समान प्रतिनिधित्व दिया जाए, तमाम उच्च पदों पर समान अवसर की समानता दी जाए। तो जो महिलाएं ठीक ठाक बैकग्राउंड से हैं, ठीक ठाक बैकग्राउंड यानी जो पढ़े लिखे परिवार से हैं, जहाँ पे स्त्रियों को पुरुषों के समान अवसर दिए जाते, तो वो स्त्रियां आगे बढ़ रही है। लेकिन कुछ कंजर्वेटिव फैमिलीज हैं, रूढ़िवादी फैमिली है, जो अभी भी स्त्रियों को घर के चार दीवारी में रखना चाहते हैं, उसको पढ़ना अच्छा नहीं मानते हैं, है ना, बोझ मानते हैं। तो वो चीजें गलत हैं। अगर इनको मौका ही नहीं दोगे तो ये अपना जो टैलेंट है, जो इनकी क्षमता है, वो उभर करके कैसे आएगी। ठीक है, तो इसको शुरू से ही स्त्रियों को ये मतलब समाज में मानसिकता पैदा कर देना, ये कुछ नहीं कर सकती, ये केवल घरों के कामों तक सीमित कर देना चाहिए इनको, या होना चाहिए इनको, स्त्रियों को ऐसा रहना चाहिए, ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए, इस तरह से बोलना चाहिए, उस तरह से बोलना चाहिए। ठीक है, तो देखा जाए तो मेल ले दे करके कि स्त्रियों को समान अवसर दिए जाए, समानता का व्यवहार उसके साथ किया जाए, और एक उदारवादी जो रवैया है उनके साथ अपनाया जाए। ठीक है, नारीवाद विश्व के सभी वर्ग की स्त्रियों के शोषण के खिलाफ पुरुषों के विरुद्ध एकजुट होने का आह्वान करता है। नारीवाद क्या करता है? विश्व के सभी वर्ग की स्त्रियां के शोषण के खिलाफ पुरुषों के विरुद्ध एकजुट होने का आह्वान करता है। जैसे मार्क्स ने दिया था कामगारों को, तो आओ दुनिया के मजदूरों एकजुट हो जाओ, हम एक नई व्यवस्था लाने वाले हैं जो पूंजीपति के खिलाफ, पूंजीपति वर्ग के खिलाफ होगी, उसको उखाड़ फेंकेंगे एक क्रांति के माध्यम से। तो यहाँ पे क्रांति की तो बात नहीं की जा रही है, लेकिन नारीवाद को विश्व के सभी जो भी स्त्रियां उसको एकजुट होने, शोषण के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया जा रहा है। किसके खिलाफ? पुरुषों के विरुद्ध। सिस्टरहुड यानी भगनी समाज नारी की पराधीनता तथा अन्य के प्रति ध्यान केंद्रित करती है। नारी की पराधीनता तथा अन्याय के प्रति ध्यान केंद्रित करता है।
ओके, अन्याय के प्रति ध्यान केंद्रित करता है क्या, भगनी समाज या सिस्टरहुड, नारी की पराधीनता और अन्याय के प्रति ध्यान केंद्रित करता है। दावा क्या इनका, क्या अतीत तथा वर्तमान समाजों में स्त्रियों के अपने स्त्रीत्व के कारण अन्याय सहना पड़ा है और आज भी हो रहा है। इनके साथ प्राचीन समय में भी, अतीत में भी अन्याय होता रहा और आज भी हो रहा है। किसके कारण, वो वुमनहुड के कारण, भगनी समाज के कारण, ठीक है, स्त्री होने के कारण। अब ये राजनीति की परिभाषा हमने देख ली थी, ठीक है, जो भी है। ऑलराइट गाइस, ये जितना हो सका मैंने, जितने बढ़िया तरीके से हो सका आपको समझाने की मैंने कोशिश की। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है या कोई टॉपिक छूट गया है या किसी को अच्छी तरीके से नहीं बता पाया हूं मैं, तो कमेंट में मेरे को जरूर बताएं, ताकि आगे जा करके और मैं बेहतर से बेहतर वीडियो ला पाऊं और मुझ में अगर कोई सुधार की गुंजाइश होगी तो वो सुधार करके मैं आपके सामने पेश कर सकूं। Because nobody is perfect in this world, okay? I'm also not perfect, but I'm trying to being perfect, okay? So let's meet in next video. अभी के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपना ख्याल रखना, अच्छे से तैयारी करना, पढ़ना, ठीक है, और इसके नोट्स बना लेना। हाँ, एक बात और कि अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वो मैं आपको ये जो मेरा चैनल है उसमें जाओगे तो जहाँ पे लिंक ऑप्शन आ रहा होगा टॉप पे, वहां पे क्लिक करके आप पता लगा सकते हो, या फिर मैं वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे मैं आपको दे दूंगा, तो उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं ये पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा, ओके। और आने वाले जो भी पीडीएफ होंगे वो मैं आपको देता रहूंगा नोट्स के माध्यम से, ओके। चलिए अभी के लिए इतना ही। आप सब खुश रहें, आप सभी का दिन शुभ हो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।